Hi everyone, I am Kamal Penuli from Omnify Education and today I am going to discuss about nutrition and its modes. So let's start the topic with the definition of nutrition. So the definition of nutrition is a process which involves the utilization of food by an organism to give out energy for growth and development. Nutrition एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करता है और उनसे एनर्जी गिव आउट करता है सो दैट उस एनर्जी को वो अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए उसे यूज कर सके। नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कैसे जो फूड है वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे उसको ऑब्टेन किया जाता है और कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। सो ऑब्टेनिंग बेसिस पे और यूटिलाइजेशन के बेसिस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके ये जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनमें आते हैं प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया मीन्स जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो एग्जाम्पल हैं वो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हैं और अमीबा में भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 हो गया और वाटर हो गया, इनको यूज करके ये अपना फूड खुद बनाते हैं। बट इसके लिए इनको क्या चाहिए है, इन्हें चाहिए है सनलाइट। सनलाइट यहाँ पर एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है। क्लियर। अब आता है कि प्लांट में न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। प्लांट्स क्या है, दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा गया है। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न CO2 एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन प्लांट्स CO2 और वाटर को यूज करके उसे फूड में कन्वर्ट कर देते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होती है। ठीक है। यानी कि सनलाइट को यूज करके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके ये CO2 और वाटर को फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना वो ये है कि इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है। कंप्लीट इक्वेशन मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, यहाँ पे 6H2O लिख देते हो। ठीक है। तो वो कंप्लीट इक्वेशन नहीं मानी जाती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट इक्वेशन है दैट इज 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है। और जो बाई प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपको सनलाइट और क्लोरोफिल ये मेंशन करना है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। क्लोरोफिल यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट वो पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और क्लोरोफिल जिन ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती कहाँ पर है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे क्लोरोफिल बोला जा रहा है और क्लोरोफिल का काम क्या है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। की जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड वन इज वाटर। क्लियर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आप ये बोल सकते हो कि जैसे हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो इनहेल हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, और जो एक्सेल कर रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है और प्लांट इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि जो वाटर है, वाटर कहाँ से मिलता है। तो जो प्लांट रूट्स होती हैं ये सॉइल के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट के थ्रू और उसको यूटिलाइज कर लेती है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में कंडक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जिसे जिसे बोला जाता है जाइलम। तो जाइलम क्या करता है कि वाटर को रूट्स क्या करेंगे, रूट्स एब्जॉर्प्शन कर रही है सॉइल से वाटर का और जाइलम उस वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है।
ओके, नेक्स्ट इज इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेजेस होती है। सो फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मैंने बताया था कि प्लांट में प्रेजेंट एक पिगमेंट होता है। तो पहली प्रोसेस जो होती है, पहला स्टेप क्या है कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट एनर्जी को, यानी कि जो सनलाइट होती है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर। सेकेंड स्टेप्स इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, और इसी स्टेप में, इसी सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग मतलब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। थर्ड जो स्टेप है दैट इज रिडक्शन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स बाय एडिंग H प्लस आयंस टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें रिडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग से मिले थे, ये हाइड्रोजन आयंस अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। क्लियर। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है कि जो ग्लूकोज बना है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो ये तीन मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ये ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट में जो ऑलरेडी प्रोड्यूस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट में, हेटेरोट्रॉप्स उन्हीं को ही यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। अच्छा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, एक और चीज ध्यान में देने लायक है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। क्लियर। ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे, और हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर। अच्छा, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब पहला आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होंगे उनका उसका इनटेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होंगे उनका ब्रेकडाउन होता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे ये सिंपल मॉलिक्यूल में, और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनमें आते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि जो हर्ब्स वगैरह ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी आप उनको बोल सकते हो। सेकेंड है कार्निवोर्स, मीट ईटिंग एनिमल्स। ओमनिवोर्स जो दोनों का इंटेक करते हैं, प्लांट और मीट दोनों वो खाते हैं, उनमें ओमनिवोर्स आ जाते हैं। तो इन तीनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर। सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इस मेथड में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये डेड रिमेन्स जो होते हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उस पे फीड ऑन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें होता है उनको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। अब देखो इनमें प्रोसेस होती कैसे है कि जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं इनकी कैटेगरीज में फंजाई आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। इनमें होता क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको उनका ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ केमिकल का सेक्रीशन करते हैं। क्लियर। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस उनके सेल के बाहर होने वाली प्रोसेस है। क्लियर। ये यानी कि जो अभी यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनका जो ब्रेकडाउन हो रहा है
वो उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है। क्लियर। अब जैसे ही वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे वो जब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं वो फिर सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। दोबारा से समझ लीजिए कि जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होंगे उनको उनका ब्रेकडाउन इनकी बॉडी के बाहर ही होगा, सेल के बाहर ही ब्रेकडाउन होता है। कैसे होता है कि ये कुछ केमिकल का सिक्रीशन करते हैं वो, और अपने जो सराउंडिंग मीडियम में जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर ये केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करते हैं। फिर वो केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर था उसका ब्रेकडाउन होता है, और जैसे ही ब्रेकडाउन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद इन ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूट्रिएंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं कि जिनमें जो ऑर्गेनिक मैटर का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो उनकी बॉडी के बाहर हो रहा है या सेल के आउटसाइड होता है। ठीक है, तो वहां पर आप एग्जाम्पल लिखोगे कि सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं उनमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जिसमें जो ब्रेकडाउन हो रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का वो बॉडी के बाहर होता है या सेल के बाहर होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर बॉडी सरफेस पर या बॉडी के बाहर आप बोल सकते हो फीड ऑन करते हैं या बॉडी के बाहर रहते हैं। अच्छा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। क्लियर। एक्टोपैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के बाहर रहकर न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं, और एंडोपैरासाइट्स कौन होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि जैसे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ना, उसमें क्या हो रहा था कि डेड रिमेन्स पर फीड ऑन कर रहे थे, यानी कि जो डेड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं उस पे ऑर्गेनिज्म फीड ऑन कर रहे थे। लेकिन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो होस्ट होता है वो एक लिविंग होस्ट होना चाहिए, तभी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, और जिन ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और टिक्स। प्लाज्मोडियम एक एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा और जो टिक्स है वो एक एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। So this is all about nutrition and modes of nutrition, and if you have query regarding this topic, please ask in the comment section below. Thanks for watching and all the best for your exam.